हेलो गाइस। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे और इस लेक्चर में हम जेंडर रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं आज हम उनको ख़त्म कर देंगे। तो चूँकि इसमें हम जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, फिर फाइनली हम PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो भी जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं उनमें कुछ टर्म यूज होते हैं, तो उन इंडिकेटर्स को पढ़ने और समझने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स समझना होगा। और ये टर्म्स क्या हैं देखिए। बेसिकली पहला तो टर्म आपका है MMR, जिसको बोलते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ओके, उसके बाद देखिए मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के बाद जो दूसरा टर्म है वो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। फिर तीसरा टर्म चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, और फाइनली चौथा टर्म वेरी इंपॉर्टेंट एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट। तो ये चार टर्म हमें पता होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज जो भी जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं उनमें ये यूज होते हैं। तो उन इंडिकेटर्स को समझना है तो आपको ये टर्म समझने होंगे। तो हम इनको ब्रीफली वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ओके, सो सबसे पहले हम लेते हैं मैटरनल MMR, जिसको हम कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब देखिए ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मेजर कैसे होता है। तो हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को मेज़र करते हैं मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 1 लाख, ओके, 1 लाख मदर्स को, ठीक है, 1 लाख मदर्स पे कैलकुलेट होता है कि अगर 1 लाख मदर्स या 1 लाख फीमेल ने लाइव बर्थ यानी किसी बेबी को, ओके, 1 लाख फीमेल ने या मदर्स ने अगर लाइव बर्थ दिया है किसी बेबी को, तो आउट ऑफ दिस 1 लाख मदर्स जो भी मदर्स, ओके, या फीमेल अपने बेबी को बर्थ देते वक्त डेथ कर जाएं या बेबी बर्थ के बाद, ओके, बेबी बर्थ के बाद 42 डेज के अंदर अगर उनकी डेथ होती है तो वो मैटरनल मॉर्टेलिटी में काउंट किए जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इंडिया की 2016 से 18 के लिए जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की डेटा है वो है 113, यानी आउट ऑफ 1 लाख मदर्स इन इंडिया, ठीक है, हु हैव गिवन बर्थ टू बेबीज, आउट ऑफ देम 113 मदर्स हैव डाइड आइदर एट द टाइम ऑफ बर्थ और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज ऑफ बेबी बर्थ। ओके, और ये जो डेटा है ये है 2016 से 2018 के टाइम पीरियड के लिए। अब देखिए जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है ना, ये 3 सालों की एवरेज होती है, यानी कि जो भी मदर्स अपने बेबी को बर्थ देते वक्त या बर्थ देने के 42 डेज के विद इन, ठीक है, या ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी अगर उनकी डेथ हुई है जिनकी 2016 में हुई, और जितनी फीमेल्स 2017 और 2018, इन तीनों सालों का जो एवरेज है, जो मीन है, वो है 113। सो 113 मदर्स हैव डाइड आउट ऑफ 1 लाख, ओके, while giving birth to their baby, or they died within 42 days after their baby birth। ओके, तो और ठीक है, और ये हो गया हमारा मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। जब आप इसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरा टर्म देखते हैं, ठीक है। देखिए मैं
थोड़ा इनको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा बिकॉज इंडिकेटर्स को मिलाकर ये लेक्चर फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दूसरा टर्म हम ब्रीफली देखते हैं, IMR। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके। ठीक है, तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इन्फेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो कोई भी बेबी जो कि 0 से 1 ईयर के बीच में, अगर किसी बेबी का एज है 0 से 1 ईयर के बीच में, ठीक है, तो वो इन्फेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी कोई भी बच्चा जो 1 साल या उससे कम उम्र का है तो हम उसे इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये IMR मेजर कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये 1000 बेबीज़ पे हम इसको मेज़र करते हैं। तो अगर 1000 बेबीज़ का बर्थ हुआ है, ठीक है, अगर 1000 बेबीज़ का लाइव बर्थ हुआ है, यानी अगर 1000 बेबीज़ पैदा हुए और इन 1000 बेबीज में से जो भी बच्चे अपने 1 साल के अंदर डेथ कर गए वो यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ न्यूमरेटर में आएंगे। तो अगर मैं इंडिया के लिए डेटा आपको बताऊं तो 2022 में 2021-22 के लिए जो इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 27 है। यानी आउट ऑफ 1000 बेबी बॉर्न विद इन 1 ईयर, आउट ऑफ दीज 1000, ठीक है, 1 साल के अंदर इन 1000 बच्चों में से 27 बच्चे डेथ कर जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया की 2021 और 2022 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो है 27। ओके, सो these are 27 infants out of 1000 who dies within 1 year। ठीक है, और अगर आपको इनकी परसेंटेज निकालनी है तो 27 अपॉन 1000 इंटू 100 कर देंगे, तो आउट ऑफ दिस 1000 बेबीज इतना परसेंट बच्चे 1 साल के अंदर डेथ कर गए। तो ये हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसके बाद हम तीसरा टर्म देखते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तीसरा टर्म चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, CMR। अगर आपने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को समझ लिया तो ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ भी हम आउट ऑफ 1000, ठीक है, यहाँ चाइल्ड की डेफिनेशन होती है बेबीज़ जिनकी एज 0 से 5 ईयर्स तक की होती है। ठीक है, यानी कोई भी बच्चा, ठीक है, अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से जितने बच्चे 5 साल के होने से पहले डेथ कर जाते हैं वो हमारा CMR होता है। तो अगर मैं इंडिया के लिए बताऊं तो हमारा जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 30 फॉर द ईयर 2021। यानी 2021 में इंडिया में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 है। यानी आउट ऑफ 1000 बेबी बॉर्न 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 साल के अंदर मर जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ज़्यादा है। ओके, अब चौथा टर्म देख लेते हैं। चौथा टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डायरेक्टली इंडिकेटर्स में यूज होता है, वो है एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट। ठीक है, एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आप ये मतलब समझिए कि एडोलसेंट का मतलब क्या होता है। तो एडोलसेंट का मतलब होता है कि कोई भी फीमेल, ठीक है, एडोलसेंट मतलब मैं फीमेल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी फीमेल अपने कह लीजिए प्रोडक्टिव एज में होती हैं विद इन
13 से 19 ईयर्स तक का, ठीक है, जो उनका टीनेज होता है, ठीक है। जब एक फीमेल की किसी भी लड़की की आप कह लीजिए जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, उस साल से लेके 19 ईयर्स तक ये उसका एडोलसेंट फेज होता है। लेकिन जो एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट है, यहाँ पर जो हम एज कंसिडर करते हैं इसके लिए, वो है 15 से 19 ईयर्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एडोलसेंट की डेफिनेशन बताई, लेकिन जो हम एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट में जो हम फीमेल का एज ग्रुप लेते हैं वो 15 से 19, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी फीमेल 15 से 19 ईयर्स के बीच इस एज ग्रुप में अगर वो प्रेग्नेंट होती है या किसी बेबी को बर्थ देती है, ठीक है, तो वो एडोलसेंट फर्टिलिटी कहलाएगा, ठीक है। और ये भी हम 1000 पे मेजर करते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 1000, ठीक है, अगर हम 1000 फीमेल्स लें तो आउट ऑफ दीज 1000 फीमेल्स पे ऐसी अप्रॉक्सीमेटली 17 फीमेल्स होती हैं जो अपने 15 से 19 ईयर्स के एज ग्रुप में या तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है, या मतलब वो चाइल्ड कंसीव कर लेती हैं या किसी बेबी को बर्थ देती हैं, और यही उनको, तो ये हो जाता है एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट, ठीक है। और ये जो डेटा है ये है इंडिया के लिए डेटा 2020 का, यानी 2020 में आज भी हमारे भारत में से अगर आप 1000 महिलाओं का सैंपल लें तो उनमें से 17 ऐसी फीमेल हैं जो अपने 15 से 19 ईयर्स के बीच में प्रेग्नेंट या किसी बच्चे को जन्म देती हैं, ठीक है। अब ये एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट ये बुरा क्यों है, ठीक है, वाई इट इज़ बैड। देखिए, कोई भी फीमेल, ठीक है, कोई भी फीमेल अगर 19 ईयर से पहले वो प्रेग्नेंट होती है या किसी बच्चे को बर्थ देती है, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट होती है और प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी जाए या टर्मिनेट हो जाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर 19 ईयर से पहले अगर कोई फीमेल किसी बेबी को जन्म देती है तो उसके हेल्थ पे, फीमेल के हेल्थ पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। इनफैक्ट जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो इस एज ग्रुप में 3 गुना ज़्यादा पाई गई है, ठीक है। यानी जो भी फीमेल्स 19 ईयर्स से कम, जो भी फीमेल 19 ईयर्स के एज या उससे कम की हैं, अगर वो बच्चे पैदा करती हैं तो उनमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि 19 ईयर्स से पहले बच्चे पैदा करने में मदर के डेथ रिस्क 3 टाइम्स होते हैं अगर वो इसी चीज़ को अपने 20s में करे, यानी 21 साल से 30 साल के बीच में अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके मोर्टेलिटी के जो रिस्क है वो इस एज ग्रुप की तुलना में 3 टाइम्स कम होता है, या इस एज में मोर्टेलिटी के रिस्क 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। तो हमने ये चारों टर्म्स समझ लिए। अब इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं अपने इंडिकेटर पे और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को देखते हैं, ठीक है। अब इस इंडेक्स को समझना आपके लिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। और सबसे पहला इंडिकेटर जो हम यहाँ पे लेंगे जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर, वो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इसको बोलते हैं GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो सवाल है कि फिर इस इंडेक्स को, जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करती है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। UNDP इसे पब्लिश करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक है। यानी जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसको UNDP मेजर करती है, ठीक है, और इसे पब्लिश करती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में।
अब हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम क्या डायमेंशंस देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसको हम मेजर करते हैं 3 डायमेंशन में। ओके, तो हमारे डायमेंशंस क्या होते हैं? पहला डायमेंशन हो गया मैटरनल हेल्थ, ठीक है, मैटरनल हेल्थ। और दूसरा डायमेंशन हो गया एम्पावरमेंट, ठीक है। और तीसरा डायमेंशन हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, या हम इसे कह लें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब देखिए मैटरनल हेल्थ के अंदर 2 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, पहला इंडिकेटर्स होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और दूसरा होता है एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट। ठीक है, यानी कि आप देखिए कि अगर यूएनडीपी अगर इन तीनों डायमेंशन पे अगर किसी देश की या किसी रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करना चाह रही है, ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेसिकली जेंडर रिलेटेड है, मतलब कि जो मेल फीमेल के बीच में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर जो इनइक्वालिटी है, यानी जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट मेल का है और जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट फीमेल का है किसी देश में, उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट में कितना डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी है। तो देखिए मैंने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपको बता दिया। अगर किसी देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उस देश में फीमेल की कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा है। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ जेंडर इक्वालिटी पुअर है। और अगर किसी कंट्री में एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, यानी कि महिलाएं अपने 19 ईयर्स से पहले यानी 15 से 19 ईयर्स के बीच में अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो ये उनके हेल्थ के लिए बहुत रिस्की होता है। तो अगर किसी देश में अर्ली चाइल्ड मैरिज हो रहा है या चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से किसी फीमेल को 19 ईयर्स से पहले बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं, तो उस देश की फीमेल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुअर मानी जाएगी, यानी वहाँ जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा होगा। अब एम्पावरमेंट में हम क्या इंडिकेटर लेते हैं? एम्पावरमेंट में भी 2 इंडिकेटर होते हैं। कलर चेंज करते हैं। ठीक है, मैं आपको डायमेंशंस और इंडिकेटर ही समझा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो भी जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं इनके डायमेंशंस और इनके इंडिकेटर्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो अगर हम एम्पावरमेंट के अंदर बात करें तो 2 इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है कि मेल फीमेल, ठीक है, एक तो उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो पहले ले लेते हैं मेल एंड फीमेल रेशियो, मेल फीमेल रेशियो, ओके, फॉर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन से ज़्यादा हायर एजुकेशन, यानी अप टू सेकेंडरी एंड एबव सेकेंडरी, मेल की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो मतलब कितने मेल्स हैं जो सेकेंडरी या उससे ऊपर का एजुकेशन ले रहे हैं और कितनी फीमेल हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन या उसके ऊपर की एजुकेशन। तो जो मेल फीमेल रेशियो है, अगर मान लीजिए किसी देश में मेल पॉपुलेशन सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन में फीमेल की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जेंडर
इक्वालिटी बहुत पुअर है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी नहीं, तभी तो फीमेल उतनी मात्रा में सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं है। दूसरा इंडिकेटर है मेल एंड फीमेल MPs इन पार्लियामेंट ऑफ दैट कंट्री, यानी किसी भी देश की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे मेल फीमेल की क्या रेशियो है। यानी अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, इसका मतलब है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में जेंडर इनइक्वालिटी है। अब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में इंडिकेटर क्या होता है, यहाँ पे डायमेंशन और इंडिकेटर एक ही चीज़ है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ मेल एंड फीमेल। चिंता मत करिए, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, ये आखिरी वाला। तो पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि मेल और फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो अगर हमें मेल फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट समझना है, तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है। तो LFPR क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। तो ये हो जाएगा टोटल लेबर फोर्स, किसी भी देश में जो टोटल लेबर फोर्स है, ठीक है, किसी भी देश की टोटल लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। और इंडिया के लिए जो LFPR है वो है 36.9% फॉर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये है कि किसी भी देश में टोटल लेबर फोर्स कितनी है, उसको अगर हम उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें उस देश की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मिलती है। इंडिया की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 37% है, और ये है अकॉर्डिंग टू 2017 एंड 18 डेटा। और ये 2017-18 डेटा किसका है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डन बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। तो देखिए, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, ये जो भी लार्ज सैंपल सर्वे करते हैं वो यूजुअली 7 ईयर्स पे करते हैं। तो जो लार्ज सैंपल सर्वे हुआ था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या लेबर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, वो 2017-18 में हुआ था। और हम लेबर फोर्स में वर्किंग एज ग्रुप को कंसिडर करते हैं, यानी हमारे देश में जो भी मेल फीमेल 15 ईयर से लेके 59 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं, उनमें से जो भी लोग लेबर फोर्स का पार्ट हैं उनको हम पॉपुलेशन से डिवाइड करके जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना परसेंट, यानी हमारे देश की टोटल जनसंख्या का 37% लोग जो हैं वो लेबर फोर्स का पार्ट हैं। अब सवाल है कि फिर लेबर फोर्स क्या होता है। तो लेबर फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो लेबर फोर्स की डेफिनेशन होती है टोटल वर्कर्स इन द कंट्री प्लस टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। यानी हमारे देश में जो भी टोटल वर्कर्स हैं, वर्कर्स मतलब कोई भी व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, फॉर्मल जॉब में हो या इनफॉर्मल जॉब में हो, कोई भी व्यक्ति जो डेली वेज वर्कर हो चाहे सैलरीड एम्प्लॉयड हो, वो सभी वर्कर्स माने जाएंगे। तो जो भी काम कर रहे हैं, तो हमारे देश के टोटल वर्कर्स प्लस टोटल अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, अगर हम इनको ऐड कर दें तो हमारे देश का लेबर फोर्स बनता है।
अब देखिए लेबर फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। लेबर फोर्स की डेफिनेशन होती है कि वो हमारे देश के वो सभी मेल फीमेल पॉपुलेशन जो 15 से 59 इयर्स के वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, जिनके पास कोई काम करने का स्किल या एबिलिटी है और वो काम करने को विलिंग है, ठीक है, तो वो लेबर फोर्स का पार्ट हो जाते हैं। तो लेबर फोर्स में वो सारे मेल फीमेल पॉपुलेशन आते हैं इन दी वर्किंग एज ग्रुप जिनके पास कोई काम करने की एबिलिटी है और वो काम करने के लिए विलिंग है। अब यहाँ से एबिलिटी का मतलब अगर किसी को कारपेंट्री आती है, कोई मैनुअल लेबर्स, डेली वेज लेबर, या फिर कितना भी छोटा काम हो, मैकेनिक हो, या फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर कोई और टेक्निकल इंजीनियर, साइंटिस्ट हो, मतलब जो भी हो, तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी भी तरह के स्किल सेट है या कोई एबिलिटी है, फिजिकल या मेंटल एबिलिटी, और वो काम करने को तैयार है और वो वर्किंग एज ग्रुप में आता है, तो वो लेबर फोर्स का पार्ट है। अब जितने भी लोग काम करने की एबिलिटी रखते हैं और काम करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबको काम मिलेगा। तो जिनके पास काम होता है वो वर्कर्स कहलाते हैं। जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है पर जॉब सर्च कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड कहे जाएंगे। तो हमारा वर्क फोर्स जो टोटल लेबर फोर्स होता है, वो टोटल जो वर्कर्स हैं, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, चाहे फॉर्मल जॉब, चाहे इनफॉर्मल जॉब, और जो भी टोटल अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ये हमारे लेबर फोर्स को बनाते हैं। अब आ जाते हैं इंडिकेटर पे। ये सब कुछ मैंने आपको इस इंडिकेटर में इस बात को समझाने के लिए किया। मैंने कहा था कि तीसरा जो डायमेंशन है वो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। यानी हमारे देश में जो हमारा लेबर फोर्स है, ठीक है, उसमें कितना परसेंट मेल है, कितना फीमेल है। यानी अगर हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 37% लोग लेबर फोर्स का पार्ट हैं, तो इनमें से कितना परसेंट मेल पॉपुलेशन है और कितना परसेंट फीमेल पॉपुलेशन है। अब देखिए, अगर ये परसेंटेज 50-50 हो, यानी इक्वालिटी है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी है, और अगर मान लीजिए जो मेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 29% है, और फीमेल की अगर मात्र 7 या 8% है, इसका मतलब है कि फीमेल का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मेल की तुलना में बहुत पुअर है। यानी कि जेंडर इक्वालिटी हमारे देश में या जिस भी देश में जहां फीमेल के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या फीमेल के लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम है या कम है, उस देश में जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा है। तो हमने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स देख लिया। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को UNDP मेजर करती है और इसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश करती है। इसमें UNDP 3 डायमेंशंस को लेती है: मैटरनल हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। मैटरनल हेल्थ में वो 2 इंडिकेटर लेते हैं: मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट। अगर किसी देश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है या फिर एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट या ये दोनों ज़्यादा हैं, यानी उस देश में फीमेल की जो डेवलपमेंट लेवल है वो पुअर है, यानी वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा है। और अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो किसी भी देश के लेजिस्लेटिव, सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेटिव में जो भी मेल फीमेल MPs या लेजिस्लेटिव मेंबर हैं, उनकी क्या रेशियो है। और दूसरा इंडिकेटर मेल फीमेल पॉपुलेशन हु हैव अचीव्ड सेकेंडरी एजुकेशन और एबव द सेकेंडरी एजुकेशन। और फिर अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो हमारा टोटल लेबर फोर्स है उसमें कितना परसेंट मेल हैं और कितना परसेंट फीमेल है। तो सवाल आता है कि फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता क्या है। तो LFPR होता है जो भी हमारे देश का टोटल लेबर फोर्स है, अगर हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 37% है फॉर 2017-18 डेटा, ठीक है। और लेबर फोर्स में वो सारे लोग आते हैं जो 15 से 59 ईयर्स के वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं,
और अगर उनके पास काम करने की एबिलिटी है और वो काम करना चाहते हैं तो वो लेबर फोर्स का पार्ट होंगे। अब लेबर फोर्स में से वो लोग जिनके पास डेली वेज काम है या सैलरीड काम है या कॉन्ट्रेक्चुअल काम है वो वर्कर्स कहलाएंगे, और जो अनएम्प्लॉयड हैं वो अनएम्प्लॉयड होंगे, पर दे विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, क्योंकि अनएम्प्लॉयड लोगों के पास भी एबिलिटी होती है और वो भी विलिंग होते हैं काम करने के लिए, पर उनके पास काम ही नहीं है, दैट इज वाई दे आर अनएम्प्लॉयड। तो इस तरह से ये इंडिकेटर तो हो गया। इसके बाद जो हम दूसरा इंडिकेटर देखेंगे वो है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ओके। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स से पहले हम देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे हम दूसरा इंडिकेटर देखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसको बोलते हैं GGGI। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको पब्लिश करता है WEF, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यानी कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। ठीक है, और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये अपना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो भी पब्लिश करते हैं इसके लिए ये 4 इंडिकेटर्स को, 4 डायमेंशन या इंडिकेटर्स को सेलेक्ट करते हैं। यानी इनके 4 कंपोनेंट्स या डायमेंशन या इंडिकेटर्स आप जो भी कह लें। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स या इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है हेल्थ एंड सर्वाइवल। ओके, दूसरा इंडिकेटर या डायमेंशन एजुकेशनल अटेनमेंट। यहाँ पे जो तीसरा इंडिकेटर होता है वो होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो चौथा इंडिकेटर है वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, या चौथा इंडिकेटर पॉलिटिकल। अब आप देखिए कि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये आपको लगभग सिमिलर लगेगा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की तरह, बिकॉज देखिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भी एम्पावरमेंट में हमने 2 इंडिकेटर्स लिए थे, एक तो एजुकेशनल अटेनमेंट और दूसरा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जहां हमने मेल फीमेल एमपीज की बात की थी, और तीसरा डायमेंशन जो था वहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो ये सब तो एजुकेशनल अटेनमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये तीनों इंडिकेटर आपको पिछले वाले में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स उसमें भी देखने को मिलेंगे। और रही बात हेल्थ एंड सर्वाइवल की, तो ये भी सिमिलर है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट से ही। यानी यहाँ पे हेल्थ एंड सर्वाइवल में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के अलावा जो इंडिकेटर लेते हैं वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, यानी मेल फीमेल की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी, यानी अगर किसी भी देश में देखिए अगर मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, अगर फीमेल का हेल्थ पुअर है तो उनकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो कम होगी। तो अगर किसी देश में
फीमेल की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, यानी उस देश में जेंडर इनइक्वालिटी है। सेम चीज़ अगर किसी देश में एजुकेशनल अटेनमेंट फीमेल्स के पुअर है, यानी उस देश में जेंडर इनइक्वालिटी है। अगर किसी देश में फीमेल्स की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पुअर है तो वहाँ जेंडर इनइक्वालिटी है। सिमिलरली अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है तो भी जेंडर इनइक्वालिटी है। अब इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो है 108 आउट ऑफ 149 कंट्री। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ 149 कंट्री इंडिया में जो जेंडर गैप है या फिर जेंडर इनइक्वालिटी है वो जो उसकी मेज़रमेंट है, ठीक है, इंडिया उसके हिसाब से 108th रैंक पे आता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये रैंक ये मैं 2019 के लिए बता रहा हूँ, और अगर अब ये चेंज हो गया हो तो आप देख लीजिएगा, पर टिल 2018-19 ओके इंडिया वॉज एट 108 प्लेस आउट ऑफ 149 कंट्रीज़। और अगर मैं इंडिया की रैंकिंग बताऊं ऊपर वाले इंडिकेटर के लिए, ठीक है, अगर इस इंडिकेटर के लिए मैं इंडिया की रैंक बताऊं तो इंडिया रैंक एट 127 127 आउट ऑफ 152 कंट्रीज़, यानी दुनिया के 152 कंट्रीज़ में से इंडिया जेंडर इक्वालिटी के मामले में 127th रैंक पे आता है। ठीक है, यानी चाहे हम यूएनडीपी की जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को देखें या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को देखें, दोनों के हिसाब से इंडिया में जेंडर गैप ज़्यादा है या जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा है। इसीलिए इंडिया की पोजीशन पहले वाले इंडिकेटर के हिसाब से 127 आउट ऑफ 152 है, और दूसरे इंडिकेटर के हिसाब से इंडिया रैंक एट 108 आउट ऑफ 149। ठीक है, अब हम तीसरा इंडिकेटर देख लेते हैं। तीसरा इंडिकेटर है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये जेंडर से रिलेटेड आखिरी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीडीआई। ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? जेंडर डेवलपमेंट जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है ये क्या होता है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रेशियो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर मेल। ठीक है, यानी कि जो भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताया था, जहाँ पे हमने 3 डायमेंशन हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिया था, जहाँ पे हमने हेल्थ में इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को रखा था। हमने नॉलेज में जो इंडिकेटर्स लिए थे वो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, या एक्सपेक्टेड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। जो 25 साल से कम है उनके लिए एक्सपेक्टेड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो 25 साल या उससे ज़्यादा हैं उनकी जो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एक्चुअली है। और पर कैपिटा इनकम जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करता है। तो अगर हम किसी भी देश में अगर हम वहाँ के फीमेल की, किसी भी देश के फीमेल के अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालें उन डायमेंशंस और इंडिकेटर्स को यूज करके, उसके बाद फिर हम उस देश के मेल पॉपुलेशन का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें और उनका जो रेशियो आता है वो रेशियो बताता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इंडिया के लिए ये जो
इंडिया के लिए, इंडिया के केस में जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8 है। ठीक है, अब ये 0.8 क्यों है? देखिए, हमारे देश में इनइक्वालिटी तो है, ये बात तो ठीक है, मतलब क्योंकि हमने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भी यही देखा, हमने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का सिर्फ इंडिया की रैंकिंग देखी। ठीक है, तो अगर हमारे देश में इनइक्वालिटी है, इसका मतलब है कि जो HDI वैल्यू फॉर मेल है, ये ऑफ कोर्स HDI वैल्यू ऑफ फीमेल से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है, बिकॉज लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल पॉपुलेशन इज़ बेटर देन फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इसलिए अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये जो वैल्यू आएगी वो ऑफ कोर्स लेस देन 1 आएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी, और इसीलिए ये वैल्यू 0.8 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिया के लिए जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.8 है, यानी हमारे देश में फ़ीमेल की जो HDI वैल्यू है वो मेल से काफ़ी कम है। अब देखिए, बस यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम फीमेल के लिए HDI वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, पर जो हेल्थ डायमेंशन है, जहाँ पे हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंडिकेटर लिया है, वहाँ पे फीमेल के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी के केस में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा बदल जाएगा। देखिए, मेडिकली ये देखा गया है कि जो फीमेल की बायोलॉजी होती है, जो फीमेल की जो बायोलॉजी है वो मेल से थोड़ा रोबस्ट है। आप ये कह लीजिए कि जो मेल की दुनिया भर में जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेल से ज़्यादा है, और ये अप्रॉक्सीमेटली जो कंट्रीज जहाँ पे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है मेल फीमेल का, वहाँ पे ये डिफरेंस देखा गया है अप्रॉक्सीमेटली 5 इयर्स का। इसीलिए फीमेल के लिए जो मिनिमम वैल्यू होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर के लिए वो हो जाएगी 22.5 इयर्स, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 87.5 इयर्स। यानी पहले क्या था, पहले मेल के लिए था 20 मिनिमम और मेल के लिए था मैक्सिमम 80। अगर फीमेल 5 साल अधिक जी रही हैं तो यहाँ पे 2.5 साल जोड़ दीजिए और यहाँ 2.5 साल ऐड कर दीजिए, तो फीमेल की मैक्सिमम ईयर्स इतना हो जाएगी, फीमेल की मिनिमम ये। तो बस आपको फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करते समय मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये लेने, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और फिर इस तरह से आप फीमेल की HDI कैलकुलेट कर लें, मेल की HDI कैलकुलेट कर लें, और फिर उनका रेशियो। ठीक है, इंडिया के लिए ये रेशियो 0.8 है। फाइनली अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उससे पहले एक और इंडिकेटर है जो मैं आपको बता देता हूँ, और इनफैक्ट ये जो इंडिकेटर है, ठीक है, इनफैक्ट ये जो इंडिकेटर है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडिकेटर फॉर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, या ये वेल बीइंग का वन ऑफ द अर्लीस्ट मेजरमेंट है, जिसको हम PQLI बोलते हैं। इसको कहते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। बस आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि वन ऑफ द अर्लीस्ट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एसेस करने के लिए जो इंडिकेटर था वो PQLI था। इसको डेवलप किया था MD मॉरिस ने इन द ईयर 1979। ओके, सो MD मॉरिस ने इसको डेवलप किया था 1979 में, और उन्होंने इस इंडिकेटर में, ठीक है, सॉरी, इस इंडेक्स में, ठीक है, 3 इंडिकेटर्स बेसिकली चूज़ किए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट्स थे, ठीक है, पहला क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। ठीक है, यानी किसी भी देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी
दूसरा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा था एडल्ट लिटरेसी, ठीक है। तो PQLI वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडेक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ और फॉर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉर असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको डी मॉरिस ने डेवलप किया था ड्यूरिंग 1970s, ठीक है, प्रिसाइजली 1979। और उन्होंने तीन कह लीजिए कि इंडिकेटर्स लिए थे इसके अंदर। पहला था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी अगर किसी देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है यानी वहाँ पे लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुअर है। और अगर किसी देश की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ल्ड एवरेज से कम है, ठीक है, या जो दुनिया में जो मेडिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कम है, तो भी वहाँ लेवल ऑफ डेवलपमेंट या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। और फाइनली एडल्ट लिटरेसी, ठीक है, यानी उस देश में एजुकेशन की क्या लेवल है। तो इस तरह से हमारे जेंडर रिलेटेड जो भी इंडिकेटर्स थे वो ख़त्म हुए। यानी आज के लेक्चर में मैंने आपको सबसे पहले तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पढ़ाया, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बाद मैंने आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ाया, ठीक है। और मैंने बताया कि 2021-22 के लिए इंडिया में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 27 आउट ऑफ 1000 है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 30 आउट ऑफ 1000 है। और अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी तो इट इज़ 113 आउट ऑफ 1 लाख मदर्स, ठीक है। उसी तरह से एडोलसेंट फर्टिलिटी रेट क्या है मैंने आपको बताया। और 2020 में इंडिया में आज भी आउट ऑफ 1000 फीमेल 17 ऐसी फीमेल्स हैं जो 19 ईयर से पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं, जो कि उनके हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। या इस एज ग्रुप में बच्चा पैदा करना उनकी मोर्टेलिटी रेट को 3 गुना बढ़ा देती है एज कम्पेयर टू अगर वो अपने 20s में बच्चे पैदा करें, यानी 21 साल से 30 की उम्र में, या 21 से लेके 40 साल तक। उसके बाद जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर्स, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ को मेजर या एक्सेस करने के लिए जो भी जेंडर रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, जो बेसिकली ये मेजर करते हैं कि किसी भी देश में फीमेल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मेल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना डिस्पैरिटी है या क्या इनइक्वालिटी है। उसके लिए मैंने पहला इंडिकेटर आपको पढ़ाया डिटेल में, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ओके। फिर उसमें मैंने आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वो सब मैंने बताया। फिर मैंने दूसरा इंडेक्स बताया जेंडर इनइक्वालिटी के लिए, वो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। फिर मैंने इंडिया की आपको रैंकिंग बताई। फिर तीसरा इंडिकेटर हमने देखा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देखा, इंडिया के लिए उसकी वैल्यू देखी। और वन ऑफ द अर्लीस्ट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वन ऑफ द अर्लीस्ट मेजरमेंट फॉर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडेक्स फॉर असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज PQLI, एंड जो उसके कंपोनेंट्स थे मैंने आपको बता दिए। अगले लेक्चर में हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स और पावर्टी इसको देखेंगे, ओके। और एक बार जब पावर्टी और वो सब ख़त्म हो जाएगा फिर हम देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई, ओके, और उनके डिटर्मिनेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी मतलब उनके डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, ये सारा कुछ हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे कि कैलकुलेशन ऑफ GDP, GNP और जो उनके अलग अलग टर्म्स होते हैं, ठीक है। सो ये सब हमारे फ्यूचर लेक्चर्स होंगे। फॉर टुडे थैंक यू सो मच।